Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on fill in the blanks for upcoming examinations. So let's start. Select the most appropriate option to fill in the blank. The film aimed to dash audience about the importance of wildlife. जो फिल्म थी ऑडियंस को डैश करना चाहती थी, उसका एम जो उसका मकसद था ऑडियंस को डैश करना था वाइल्ड लाइफ के इम्पोर्टेंस के बारे में. Curiosity, calmness, and danger, enlightened, succinct. क्या होगा आंसर? क्यूरोसिटी क्या होता है? किसी चीज को काम करने की जिज्ञासा, किसी बात को जानने की जो जिज्ञासा हो उसको हम कहते हैं क्यूरोसिटी. कामनेस शांति, एंड डेंजर मतलब खतरे में डालना, खतरे में होना. जैसे कुछ स्पीशीज जो है वो एंडेंजर है, मतलब खतरे में है, वो विलुप्त हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं एंडेंजर. एनलाइटन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जागरूक करना, इन्फॉर्म करना. और सक्सिंक्ट, सक्सिंक्ट हम याद करते थे संक्षिप्त से. सक्सिंक्ट का मतलब होता है ब्रीफ, ब्रीफ में कोई बात संक्षिप्त में. तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? देखो बेटा, टू के बाद हमें वर्ब चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगी. तो यहाँ पे क्यूरोसिटी, कामनेस, ये तो नाउन है. क्यूरोसिटी भी नाउन है, जिज्ञासा, कामनेस, शांति नाउन हो गया. तो ये दोनों वर्ब्स तो वैसे भी हट जाएंगे. तो इन तीनों में से सिलेक्ट करो. एंडेंजर होगा, एनलाइटन होगा या संसिंक्ट होगा. सक्सिंक्ट भी एडजेक्टिव है वैसे भी, और उसका मतलब भी संक्षिप्त है, तो यहाँ पे रिलेट भी नहीं कर पा रहे मीनिंग वाइज. एंडेंजर, क्या फिल्म ऑडियंस को एंडेंजर करना चाहती है, खतरे में डालना चाहती है? नहीं, एनलाइटन करना चाहती है. मूवी जो थी वो एनलाइटन करना चाहती है, ऑडियंस को बताना चाहती है वाइल्ड लाइफ के इम्पोर्टेंस के बारे में. एनलाइटन का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, एजुकेट और मेक अवेयर अबाउट समथिंग. किसी चीज के बारे में जागरूक करना, किसी चीज के बारे में बताना, एजुकेट करना, अवेयर करना, उसको हम कहते हैं एनलाइटन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. Select the most appropriate option to fill in the blank. He passed the entrance examination with dash. उसने entrance examination dash से पास किया. Modification, replication, distinction, diversion, hindrances. क्या होगा आंसर? यहाँ सभी नाउन दिए, तो क्या आंसर होगा? मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? चेंज. मॉडिफिकेशन चेंज को कहते हैं, मॉडिफाई वर्ब होता है इसका. तो चेंज के साथ उसने एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म किया, पास किया, ये तो कोई भी एक मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा, तो ये नहीं होगा. ये पास द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विद रेप्लिकेशन हो सकता है. रेप्लिकेशन होता है कॉपी करना, किसी चीज को रिपीट करना, तो ये भी ऐसा ही नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. डिस्टिंक्शन का मतलब होता है मेरिट, एक्सीलेंस, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स से उसने एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया, तो ये हो सकता है आंसर. डाइवर्जन, डाइवर्जन का मतलब है जो चीज आपका ध्यान भटका दे, ध्यान को डाइवर्ट कर दे, आपका फोकस डाइवर्ट कर दे, उसे हम कहते हैं डाइवर्जन. हिंड्रेंसेस, हिंड्रेंसेस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, रुकावटें जो बाधाएं आती हैं किसी चीज में, जो रुकावट आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उसको हम हिंड्रेंस कहते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? ये पास द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विद डाइवर्जन के साथ तो नहीं, अगर उसका ध्यान भटकता, फोकस से वो डाइवर्ट होता, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो पास ही ना कर पाता. हिंड्रेंसेस भी नहीं, यहाँ आंसर हो जाएगा डिस्टिंक्शन, कि उसने जो एंट्रेंस एग्जाम पास किया वो मेरिट से पास किया, बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया. डिस्टिंक्शन का मतलब है एक्सीलेंस, मेरिट. रेप्लिकेशन, आर्ट ऑफ कॉपिंग समथिंग, किसी चीज की नकल करना. और डाइवर्जन का मतलब है समथिंग दैट डाइवर्ट्स अटेंशन, जो आपका ध्यान भटकाए, फोकस डाइवर्ट करे. चलिए नेक्स्ट देखिए. मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज डिजाइंड टू डैश स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एंड स्किल. तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है वो बच्चों के जो क्रिएटिविटी और स्किल को डैश करने के लिए बनाया गया है. मिटिगेट, रिसाइड, स्टिमुलेट, सक्सीड, पेरिश. क्या आंसर होगा? सभी वर्ब्स हैं. देखो, मिटिगेट होता है किसी चीज के इफेक्ट को कम करना, स्पेशली कोई बुरी चीज का एडवर्स इफेक्ट को, किसी खराब चीज के इफेक्ट को, उसके असर को कम करना, उसे हम कहते हैं मिटिगेट. तो स्टूडेंट क्रिएटिविटी स्किल तो अच्छी बात है, तो उसको कोई इफेक्ट कम करने की जरूरत नहीं है, ये तो एक पॉजिटिव वर्ड है, तो मिटिगेट नहीं आएगा. रिसाइड का मतलब होता है रहना. ठीक है, रिसाइड करना, वेयर डू यू रिसाइड, मतलब कहाँ पर रहते हो, तो ये
अगर हम यहाँ पे लिखते हैं रिसाइड, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज डिजाइन टू रिसाइड स्टूडेंट क्रिएटिविटी एंड स्किल, तो यहाँ पे कोई हम स्टूडेंट के रेजिडेंस की, वो कहाँ रहते हैं उनकी, ऐसी कोई बात नहीं करे, क्रिएटिविटी और स्किल्स की बात की जा रही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। स्टिम्युलेट का मतलब होता है एनकरेज, एनकरेज, ठीक है, एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, तो ये आंसर हो सकता है कि क्रिएटिविटी स्किल को वो प्रोत्साहित करेंगे, बड़ा एक आदमी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। सक्सीड या पैरिश, पैरिश का मतलब तो होता है डिस्ट्रॉय, खराब होना, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए। सक्सीड होगा या स्टिमुलेट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज डिजाइन टू, अगर हम कहते हैं सक्सीड स्टूडेंट क्रिएटिविटी एंड स्किल, तो सक्सीड तो स्टूडेंट करेंगे, दे विल सक्सीड इन समथिंग। क्रिएटिविटी और स्किल को सक्सीड नहीं करना, क्रिएटिविटी और स्किल को ऐसा एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है जो क्रिएटिविटी और स्किल को एनकरेज करेगा, स्टिमुलेट करेगा, तो आंसर हो जाएगा स्टिमुलेट, मीन्स टू एनकरेज, मोटिवेट। नेक्स्ट देखिए, select the most appropriate option to fill in the blank. The conversations were designed to dash the manager's authority. जो conversation की गई वो मैनेजर अथॉरिटी में की पावर को डैश करने के लिए की गई। Enact, undermine, establish, obstruct, comply. Enact का मतलब क्या होता है, किसी की एक्ट करना, कोई चीज एक्ट करना। अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन, किसी चीज को दबाना, किसी चीज को, जैसे किसी अथॉरिटी को दबाना, कम करना, उसे हम कहते हैं अंडरमाइन। अंडर ले लेना मतलब वीकन करना, किसी चीज को कमजोर करना, दबाना। एस्टेब्लिश का मतलब हुआ स्थापना करना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी होता है हिंड्रेंस, जिसे हमने देखा था, किसी चीज में बाधा उत्पन्न करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। और कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो। तो क्या आंसर होना चाहिए, Conversations were designed to dash the manager's authority. तो मैनेजर अथॉरिटी को कोई इनैक्ट तो नहीं करा, कोई एक्ट तो कर नहीं रहा यहाँ पर, तो ये तो आंसर नहीं होगा। Establish the manager's authority, undermine, obstruct या comply। देखो comply का मतलब होता है फॉलो करना, किसी चीज का पालन करना, comply with the rules, और comply के साथ हम with preposition यूज करते हैं, तो यहाँ पे तो टू के बाद हमें यूज करना है एक वर्ड, और with preposition हम यूज भी नहीं कर रहे, तो ये नहीं होगा। ऑब्स्ट्रक्ट करना मैनेजर की अथॉरिटी को, एस्टेब्लिश करना या अंडरमाइन करना। वही, देखो अथॉरिटी की स्थापना तो नहीं की जा रही, मैनेजर के पास तो एक अथॉरिटी है, तो डिस्कशंस की गई, जो कन्वर्सेशन किए गए, इसलिए किया गया कि जो मैनेजर की अथॉरिटी है ना उसमें वीक किया जाए, उसमें अंडरमाइन किया जाए, तो आंसर हो जाएगा अंडरमाइन। अंडरमाइन मीन्स टू वीकन समथिंग, कमजोर करना, दबाना। कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो, पालन करना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब स्टॉप, रिस्ट्रेन, देखिए बाधा डालना, किसी चीज को रोकना। और इनएक्ट का मतलब कोई एक्ट करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, select the most appropriate option to fill in the blank. His dash was evident when he gave the credit of his achievements to his parents. उसका डैश साफ दिखाई दे रहा था जब उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को दिया। His dash was evident, rudeness, fragility, humility, eternity, amiability। क्या होगा आंसर, पूरा सोचो। जब किसी ने अपनी अचीवमेंट का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को दिया, तो क्या वो रूड लगेगा, नहीं, तो रूडनेस तो नहीं होगा आंसर। फ्रेजिलिटी होता है वीकनेस, थोड़े नाजुक को कहते हैं फ्रेजाइल, तो उसमें कुछ नाजुकता भी नहीं दिख रही। एटर्निटी, एटर्निटी का मतलब होता है अटर्नल, जो अनंत रहे, अनंत काल तक रहना, अटर्नल। तो एटर्निटी एविडेंट तो नहीं होगी जब कोई अपने अचीवमेंट्स का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। एमिएबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, मित्रता, मित्रतापूर्ण, एमिएबल, सबके मिलने के जो एबल है, तो एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडलीनेस से रिलेटेड, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है हम्बल, पोलाइट, मोडेस्टी, हम्बलनेस, तो ह्यूमिलिटी का मतलब हुआ विनम्रता। उसकी जो है विनम्रता जाहिर हो रही थी जब उसने अपनी जो अचीवमेंट्स थी उनका क्रेडिट, उसका श्रेय अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को दिया, तो उससे उसकी ह्यूमिलिटी देखती है, उसकी मोडेस्टी, हम्बलनेस, विनम्रता दिखाई देती है। फ्रैजिलिटी का मतलब होता है वीकनेस, डेलिकेसी, ठीक है, नाजुकता। एटर्निटी इन्फिनाइट और अनएंडिंग टाइम, अनंत। और एमिएबिलिटी फ्रेंडलीनेस, मित्रतापूर्ण। चलिए नेक्स्ट देखिए, इट इज नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश अ लॉयल फ्रेंड डैश अ फ्रेंड।
ये आसान नहीं होता कि एक लॉयल फ्रेंड जो एक सच्चा मित्र है उसका भेद कर पाए, उसको डिस्टिंग्विश कर पाए एक फ्लैटरर से। फ्लैटरर कौन होता है? जो चापलूसी करते हैं, मतलब मीठी मीठी तारीफ करना है। तो क्या आंसर होगा? यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन यूज करनी है, फ्रॉम, अमंग, बिटवीन, एंड। डिस्टिंग्विश के साथ हमेशा हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन फिक्स प्रेपोजिशन का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ फ्रॉम हो जाएगा आंसर। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं। नेक्स्ट देखिए, यू हैव मेमोराइज्ड योर स्पीच, आपने अपनी स्पीच याद कर ली है, डैश यू, हैजंट यू, कुडंट यू, डिडंट यू, हैवंट यू। क्वेश्चन टैग का है ये क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन टैग नहीं पता तो भी इसको कर सकते हो। यू हैव मेमोराइज्ड योर स्पीच, डैश यू, यू के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैजंट यू तो कर नहीं सकते, यू को प्लूरल कंसिडर करते हैं, तो यू के साथ हम हैज तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, हैज तो यूज कर ही नहीं सकते, तो ये होगा नहीं। कुडंट यू, डिडंट यू, हैवंट यू, यहाँ पे हैव का यूज किया गया ना फर्स्ट पार्ट में। यू हैव मेमोराइज्ड योर स्पीच, तुमने अपनी स्पीच याद कर ली है, नहीं की क्या, ये कहा जा रहा है ना कि आपने अपनी स्पीच याद कर ली, नहीं की क्या, हैव। तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे हैव है तो यहाँ पे भी हैव ही आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन टैग में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हमने पॉजिटिव सेंस दी सेंटेंस ने, तो क्वेश्चन टैग हमें नेगेटिव सेंस देगा। तो यहाँ पे हैव के हम यहाँ लिखेंगे हैवंट यू, हैवंट यू, हैव का हो जाएगा हैव नॉट। हैव का अभी आप ऐसे ही लिखो कि यू के साथ हैव तो हम यूज कर नहीं सकते, कुड, कुड या डिड भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि पहले पार्ट में हैव का यूज किया है, और हैव का नेगेटिव क्या बनेगा? हैव नॉट। हैव नॉट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यू हैव मेमोराइज योर स्पीच, हैव नॉट यू, हैवंट यू या हैव नॉट यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन व्हेन आई सॉल्व द सम आई डैश वाज वेरी हैप्पी, जब मैंने सम सॉल्व किया मैं डैश बहुत खुश थी। वन सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ। आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ हर सेल्फ तो आएगा नहीं, शी के साथ हर सेल्फ आता है, इट के लिए इट सेल्फ आता है, वन सेल्फ भी नहीं। आई के साथ क्या आता है? माई सेल्फ, माई सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विवेक हैज अ स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस डैश हिज ग्रैंडफादर, विवेक जो है अपने ग्रैंडफादर से बहुत मिलता जुलता लगता है, उनके जैसा लगता है। सो ही हैज अ स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस डैश हिज ग्रैंडफादर विद, टू, फ्रॉम, अबाउट। यहाँ पे आपको फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करना है। रिसेम्बलेंस के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? रिसेम्बलेंस के साथ हम टू फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा टू, विवेक हैज अ स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस टू हिज ग्रैंडफादर। नेक्स्ट देखिए, आई एम श्योर आई डैश देम एट द पार्टी लास्ट नाइट, मैं श्योर हूँ कि मैंने उनको कल रात को पार्टी में देखा था। आई डैश देम एट द पार्टी लास्ट नाइट, एम सीइंग, वाज सीइंग, हैव सीन, सॉ, क्या आएगा? तो सी का ही एक फॉर्म आपको चूज करना है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोग हैव सीन आंसर करेंगे, कुछ सॉ आंसर करेंगे। देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में एक्सप्रेशन देखिए, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अ वीक अगो, अ मंथ अगो, तो जो लास्ट वाले हों, अगो वाले एक्सप्रेशंस हों, या फिर अगर ऐसे लिखा हो इन 2000, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा होता है येस्टरडे, तो इन एक्सप्रेशन के साथ जो टाइम के एक्सप्रेशन है जो पास्ट के बारे में बताते हैं, इनके साथ हमेशा हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया, अ फ्यू वीक्स अगो ऐसे लिखा हो, अगो लिखा हो, लास्ट लिखा हो, येस्टरडे लिखा हो, ये जो पास्ट टाइम की एक रेफरेंस दे रहे हैं, तो इन एक्सप्रेशंस के साथ हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो एम सीइंग क्या है? ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये हट जाएगा। वाज सीइंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस, हमें सिंपल पास्ट चाहिए। हैव सीन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सॉ, सॉ। ठीक है, सी, सॉ, सीन, सिंपल पास्ट चाहिए ना, तो सी का सेकंड फॉर्म सॉ। आई सॉ देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, dash them, two others have qualified for the final round of the quiz.
डैश सैम बाकी दो और भी क्वालिफाई हुए हैं क्विज के फाइनल राउंड के लिए। बिटवीन, अपार्ट, बिसाइड्स, अलोंग। देखो बिटवीन तो हम दो के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो सैम और दो उधर की बात हो रही है, तो दो से ज्यादा की ये बात हुई। बिटवीन यहाँ पर नहीं आएगा। अलोंग, अलोंग के साथ हम हमेशा विद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे अलोंग विद सैम लिखा होता तो एक बार हम इसको देखते, लेकिन यहाँ पर कुछ विद लिखा नहीं हुआ और अलोंग के साथ विद प्रेपोजिशन आती है, तो ये नहीं होगा अलोंग भी आंसर। अपार्ट, अपार्ट हम अपने साथ फ्रॉम फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम सैम होता, तो भी हम उसको एक बार कंसिडर कर लेते हैं। वैसे वो सेंस ठीक नहीं दे रहा, फिर भी पार्ट के साथ हम फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं, अलोंग के साथ विद का, तो ये दोनों भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ना तो फ्रॉम लिखा है ना विद लिखा है। तो क्या हो जाएगा आंसर? बिसाइड्स। बिसाइड्स, बिसाइड सैम, टू अदर्स हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द क्विज। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू, मतलब सैम के अलावा, सैम ने तो क्वालिफाई किया ही है, उसके साथ साथ दो और लोगों ने भी क्विज के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया है, बिसाइड सैम, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू। ठीक है, वैसे मीनिंग वाइज भी कर सकते थे, लेकिन अभी हमने फिक्स प्रपोजिशन की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं सॉल्व। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन। डैश, व्हाट हैव यू डन टू योर हेयर? यू आर लुकिंग सो ऑड। डैश, तुमने अपने हेयर के साथ, अपने बालों के साथ ये क्या किया है? बहुत ही अजीब लग रहे हो, यू आर लुकिंग सो ऑड। बॉदर, गुडनेस ग्रेशियस, ब्रावो, हुर्रे। क्या आना चाहिए? अच्छा, ये सेंटेंस पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि सामने वाले का मूड कैसा है? कि वट अगर कोई कह रहा है व्हाट हैव यू डन टू योर हेयर, तुमने अपने बालों के साथ क्या कर लिया, बहुत अजीब लग रहे हो, तो क्या वो बहुत खुश लग रहा है ऐसे बोलते हुए, या उसको हैरानी हो रही है? उसको बहुत हैरानी हो रही है सामने वाले की हेयर देख के, तो इसलिए वो ऐसा कह रहा है कि आपने अपने हेयर के साथ ये क्या कर लिया है। उसको हैरानी हो रही है, खुशी नहीं हो रही। हुर्रा का यूज, ब्रावो का यूज तो खुशी के लिए करते हैं, तो ये दोनों हट जाएंगे। बॉदर, बॉदर का मतलब तुम्हारा किसी को डिस्टर्ब करना, परेशान करना, तो बॉदर भी नहीं। आंसर आएगा गुडनेस ग्रेशियस। गुडनेस ग्रेशियस इज यूज टू शो सरप्राइज, शॉक। जब भी सरप्राइज हो जाए, किसी चीज बात को लेकर हैरान हो जाए, शॉक हो जाए, ठीक है, अचंभित हो जाए, तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, गुडनेस ग्रेशियस। गुडनेस ग्रेशियस, तो यहाँ आएगा आंसर गुडनेस ग्रेशियस, व्हाट हैव यू डन टू योर हेयर? यू आर लुकिंग सो ऑड। मतलब एक शौक दिखा रहा है कि सामने वाला उसके हेयर को देखकर शौक हो गया और बोल रहा है कि आपने अपने बालों के साथ ही क्या कर लिया, मुझे बहुत ही अजीब लग रहे हो। ठीक है, यहाँ पे शौक दिखाया जा रहा है, सरप्राइज दिखा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।